हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। याद रखिए, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसा उसके कार्य करने की शैली होती है। यदि आप सफलता की मानसिकता लेकर तैयारी करेंगे तभी आप सफलता तक पहुंचेंगे। इसलिए ढेर सारी गिनती न कीजिए, आप अपनी स्वयं तैयारी कीजिए, क्योंकि देने लेने वाला आपके कर्म के माध्यम से विधाता ही है। आप अपना कर्म कीजिए और सफलता तक पहुंचिए। आइए इसको देखते हैं। पहला है, कौन सी परिपाटी संकल्पना के विकास में सहायक है? संकल्पना, कल्पना का तो मतलब आप जानते ही होंगे। कल्पना यानी स्मृतियों के आधार पर अन्य स्मृतियों की भविष्य में निर्माण करना या सोचना ही क्या कहलाती है? कल्पना। बिना स्मृति के कल्पना संभव नहीं है। यदि आप कुछ देखे हैं, पहले का कुछ याद है, तब आप उस पर महल बना सकते हैं। जैसे आपने कहानी सुना है कि हवा में महल, तो तब आप महल के विषय में कुछ कल्पना कर सकते हैं। बिना स्मृति का कल्पना संभव नहीं है। तो किसमें कल्पना के विकास में क्या सहायक है? जैसे बारंबार परीक्षा, ये मूल्यांकन का रूप है, ये नहीं हो सकता। प्रतिस्पर्धा पर आधारित प्रतिस्पर्धा, जैसे आप लोग पहले प्रारंभिक परीक्षा देते हो टेट का, फिर उसके बाद सुपर टेट देते हो, तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा पर आधारित प्रतिस्पर्धा, ये भी एक प्रकार का मूल्यांकन, ये भी नहीं हो सकता है। अब आती है बात अन्वेषण और संवाद। जब कोई व्यक्ति सोचता है तो किस आधार पर सोचता है? कल्पना के आधार पर। संवाद, जब कोई बातचीत आदमी करता है, बात जैसे हमने आपसे कुछ कहा है, आपने हमारे पर, मतलब बात, संवाद, अच्छी चीज़ों पर चर्चा करना, ये भी कल्पना का निर्माण हो सकता है। और घ है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करें तो जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान के बढ़ने का माध्यम अधिक हो सकता है। इसलिए घ वाला भी नहीं होगा, इसमें खोगा, राइट आंसर ख हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा मौलिक अधिकार बना? यह है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो इसी से ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न का उत्तर होते हैं। आगे है TAT, ये मुरे ने दिया था। परीक्षण के कुल कितने कार्ड होते हैं? इसमें कुल 30 कार्ड होते हैं। इसमें कोई सोचना समझना नहीं है। मुरे महोदय ने दिया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े थे। TAT परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 30। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि होती है। माइक्रो टीचिंग की समयावधि कितनी होती है? माइक्रो टीचिंग की सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि होती है 6। लेकिन अगर सूक्ष्म शिक्षण का वो चक्र पूरा होने में कितना समय लगता है? तो कुल 36 मिनट लगता है। एक बार आप पढ़ाएंगे, फिर उस पर मूल्यांकन होगा, फिर उस पर जो गड़बड़ियाँ उसका पता चलते ही फिर आपको 12 मिनट दिया जाता है संशोधन के लिए, फिर आप पढ़ाएंगे, फिर उसका इस तरह से चलता है। कुल उसमें लगता है 36 मिनट। लेकिन अगर सूक्ष्म शिक्षण की अवधि पूछ रहा है तो इसमें मात्र 6 मिनट होगा, यानी क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में अधिगम का अधिक स्थानांतरण होता है? स्थानांतरण की बात पूछ रहा। हस्तांतरण यानी सीखी हुई चीज़ें दूसरे चीज़ों पर प्रयोग करके देखना। स्मरण जो होता है आपको खुद होता है, इसमें अधिगम का हस्तांतरण उतना नहीं होता। अवबोध, जानकारी जो होती है, हम जो कुछ समझते हैं तो वह अपने तक ही होता है, दूसरे को देने की अभी बात इसमें भी नहीं, ये भी नहीं होगा। क भी नहीं होगा, घ भी नहीं होगा, क ख ग, हाँ यहाँ ग होना चाहिए, ग भी नहीं होगा। घ की चर्चा करते हैं। आदतों का निर्माण करना, आदतों का निर्माण नहीं। आदतों में जो है हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि आदतों जो है एक व्यवहारिक चीज़ें थी, ये भी नहीं होगा। किसी क्रिया का बार बार दोहराना आदत है, इसमें भी उतना हस्तांतरण नहीं होता। सामान्यीकरण इसमें सबसे अधिक होता है। क्यों होता है ये जानना जरूरी है। क्यों? ये ऑप्शन सही। सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कोई चीज़ हम सीखे हैं तो उसका अन्य क्षेत्रों में प्रयोग करना, अन्य क्षेत्रों के संग तालमेल बैठाना, उसी को क्या कहते हैं? सामान्यीकरण। जैसे हमने कोई चीज़ सीख लिया, लिखना पढ़ना, तो अन्य क्षेत्रों में या अन्य क्रियाओं में, अन्य गतिविधियों में भी हमने वैसा कार्य करना या वैसा प्रयोग करके उस कार्य को करना, तो ये क्या कहलाता है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में सीखी हुई चीज़ों को व्यवहार से जोड़ करके समायोजित होने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है? अधिगम का हस्तांतरण स्वयं से बहुत ज़्यादा होता है, जो देखेंगे उनके अंदर, इसलिए ख सही होगा आसान। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है? सक्रिय अनुबंधन, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन यानी तेजी से आदमी सीखे,
आवश्यकता होती थी कि आदमी तेज़ी से सीख लेता है, नहीं। अगर आवश्यकता से सब लोग सीखते तो सब लोगों को पैसे की आवश्यकता हुई, सब लोग कमाना सीख लेते, ये भी नहीं होगा। उद्दीपन का अर्थ होता है कोई आपकी की चीज़ पुरस्कार में मिले। जैसे आप फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे तो आपको मैं बाइक दिलाऊंगा, बाइक उद्दीपन का कार्य करती है। क्या सभी चीज़ों में उद्दीपन कार्य करेगा? नहीं, क्योंकि उद्दीपन अन्य चीज़ों पर भी निर्भर करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आता है घ वाला में है कोई नहीं, ये तो वैसे ही। अब इस पर पुनर्बलन पे विचार करना है। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि अगर आदमी कुछ कर रहा है, उसके बदले में कुछ उसे संतोष के लिए या पुरस्कार में कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? पुनर्बलन। तो पुनर्बलन जैसे जैसे प्राप्त होता जाएगा वैसे वैसे बच्चा, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, मंदबुद्धि भी पढ़ता है, तेज वाले को पुनर्बलन जल्दी मिलता है क्योंकि झट से याद हो जाता है। लेकिन जो कम बुद्धिमान बालक है उसको पुनर्बलन जल्दी प्राप्त नहीं होता, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक धीरे गति से सीखता है, एक तेज गति से सीखता है, लेकिन सीखता दोनों है। अर्थात पुनर्बलन अगर किसी चीज़ को करने से कुछ पुरस्कार के रूप में, कुछ फल के रूप में प्राप्त होता है तो उससे जो है सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार से ग वाला सही होगा। तो मैंने समझाते हुए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।